उनको थोड़ा सा नॉलेज है रिगार्डिंग बिजनेस लॉ, ये बिल्कुल ही पहली क्लास है, थोड़ी सी है, आपको थोड़ी बहुत है, कितनी है? अच्छा रिपीट पे हो आप, कितने नंबर आए थे? वे आपका फर्स्ट टाइम है, और आपके? 39 और 41। चलो शुरू करते हैं। हम लोगों ने कल बात की थी ऑन ओरिएंटेशन कि प्लानिंग किस तरह करनी है, चैप्टर्स क्या हैं, और फिर हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 2 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसमें हम लोगों ने बात की थी प्रॉमिस, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट में डिफ्रेंशिएट किया था, और ऑफ़र को हम लोगों ने डिफ़ाइन किया था। मैं उसको रिकैप दे देता हूँ ताकि भाई को भी आइडिया हो जाए और चीज़ें सबको क्लियर हो जाए। आगे तो कहानी शुरू होती है एक वर्ड से। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक वर्ड जो कि सबकी बेस है, दैट इज कॉल्ड प्रॉमिस। क्योंकि जब तक प्रॉमिस नहीं बनेगा एग्रीमेंट नहीं बनेगा, और जब तक एग्रीमेंट नहीं बनेगा कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। कहानी शुरू होती है प्रॉमिस से। प्रॉमिस क्या है? जब एक बंदा दूसरे से कुछ वादा करे, सोशल प्रॉमिस, समाजी, इसमें कोई बिजनेस की टर्म्स ना हो। जैसे दो दोस्त आपस में मिलके एक वादा करें कि यार मैं तुम्हें चाय पिलाऊंगा और तुमने उस चाय के बदले बस मुझे मुस्कुरा के दिखा देना। यानी कि एक दोस्त को क्या मिल गई? चाय, और दूसरे दोस्त को क्या मिल गई? दिल में सुकून मिल गया कि बस मेरे उस दोस्त ने चाय पी ली। दैट इज़ अ प्रॉमिस। इसमें मुझे बताओ, एक बंदे को फ़ायदा पहुंच रहा है या दो बंदों को? एक बंदे को पहुंच रहा है। और अगर फ़ायदा दो बंदों को पहुंचे, एक बंदा चाय पिला रहा है, दूसरा बंदा उसको बिस्किट खिला रहा है, तो ये बन जाएगा एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या है? ऐसा प्रॉमिस जो कि दूसरी पार्टी के लिए भी कंसिडरेशन बन रहा है। ऐसा प्रॉमिस जो कि दूसरी पार्टी के लिए क्या बन रहा है? कंसिडरेशन बन रहा है। वो कहलाता है, थैंक यू, एग्रीमेंट। तो प्रॉमिस सिंपल, जब एक बंदा दूसरे को कुछ ऑफर करे, इस नीयत से करे कि दूसरा बंदा उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेगा, मगर इन रिटर्न वो पहले बंदे के लिए कुछ भी नहीं कर रहा एक्स्ट्रा, इट इज कॉल्ड प्रॉमिस। जो बंदा ऑफर दे रहा है, ऑफरर, और जो बंदा ऑफर रिसीव कर रहा है या जिसने एक्सेप्टेंस देनी है, ऑफरी। और ऑफर का दूसरा नाम प्रॉमिस। तो इसको हम ऑफरर, ऑफरी या प्रॉमिसर और प्रॉमिसी कहते हैं। और अगर दोनों पार्टीज के लिए कुछ ना कुछ कंसिडरेशन हो, तो ये प्रॉमिस से शिफ्ट होकर किस पे आ जाएगी कहानी? एग्रीमेंट पे। और अगर मैंने एग्रीमेंट को लीगली बाइंडिंग बनाना है, इसको एक कागज़ पे लेकर आना है, इसको कानून में रजिस्टर करवाना है, इसको स्टाम्प पेपर पे करवाना है, तो ये बन जाएगा मेरा कॉन्ट्रैक्ट। बिजनेस के अंदर मुझे बताइए, हम प्रॉमिस करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि इट शुड बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ। तो अगर इसकी समरी बयान की जाए, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस, प्रॉमिस जमा कंसिडरेशन इज इक्वल टू एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट में अगर लीगल ऑब्लिगेशन ऐड कर दी जाए, इट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। और अगर एक पार्टी डिफॉल्ट कर रही है, अपना वादा पूरा नहीं कर रही है, तो क्या जिस पार्टी को नुकसान पहुंच रहा है वो दूसरी पार्टी को कोर्ट में लेकर जा सकती है? यस। और कोर्ट क्या कहेगा? या फाइन दो, या पेनल्टी दो, या जो तुमसे काम करवाना है उस काम को पूरा करके दो, तो कोर्ट उससे वो काम इन्फोर्स करवा सकती है। फिर कल हम लोगों ने बात की थी दो वर्ड्स के ऊपर, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस क्या है? अगर आप बोल के करें या लिख के करें। और इम्प्लाइड क्या है? फ्रॉम एक्शंस, इशारेबाजी से। यहाँ से हम कहानी को आज स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन ऑफ ऑफर।
फिर से देखते हैं इसको। ऑफर क्या है? जब एक बंदा दूसरे बंदे को कोई चीज़ सिग्निफाई करे, जब एक बंदा दूसरे बंदे को कुछ कहे इस नीयत के साथ कि दूसरा बंदा उसको एक्सेप्टेंस दे दे, किसी काम को करना या किसी काम को होने से रोक देना, टू डू समथिंग और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, ये क्या बन जाएगा? ऑफर। और ऑफर का सेकंड नेम क्या है? प्रपोजल। अच्छा, ऑफर जब एक बंदा दूसरे को करता है तो क्या ज़रूरी है कि वो उसको एक्सेप्ट ही करेगा? नहीं, उसको रिजेक्ट भी कर सकता है। तो अगर एक बंदे ने दूसरे को ऑफ़र की है और दूसरा बंदा उसको रिजेक्ट कर दे तो क्या ये ऑफ़र बरकरार रहेगी? नहीं, ये ऑफ़र ख़त्म हो जाएगी, एंड हो जाएगी। तो व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, जब एक बंदा दूसरे को कुछ कहे, सिग्निफाई करे हिज विलिंगनेस टू डू, किसी काम को करने के लिए कुछ, या एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, काम को ना करना, विद अ व्यू टू ऑब्टेन द असेंट, असेंट इज रजामंदी ऑफ दूसरी पार्टी, तो उस बंदे ने क्या किया? द पर्सन इज सेड टू मेक अ प्रपोजल। जहाँ पे डेफिनेशंस आ जाती हैं वहाँ पे आई कैप थोड़ा सा ज़िद्दी हो जाता है। आई कैप कहता है कि डेफिनेशन वाले टाइम पे मुझे एज इट इज़ वर्डिंग चाहिए। मैं आपकी अंग्रेज़ी ठीक है, अच्छी होगी, आप लोग माशाल्लाह से बड़ा पढ़े लिखे हैं, मगर आपकी अंग्रेज़ी मुझे कबूल नहीं है। तो डेफिनेशंस पे वो रिजिड है, तंग करता। अब कहानी को आगे लेके चलते हैं। ऑफ़र के असेंशियल्स, कि कब एक ऑफ़र को मैं वैलिड ऑफ़र मानूंगा। कौन सी ऑफ़र? वैलिड ऑफ़र। जब ये कुछ कंडीशंस पूरी हो जाएंगी। पहली कंडीशन क्या है? मुझे बताइए, कम से कम मुझे कॉन्ट्रैक्ट मेंटर होने के लिए कितनी पार्टीज चाहिए? 2। क्या मैं अपने आप को ऑफ़र कर सकता हूँ? नहीं। अगर मैं यूँ कहूँ कि मैं अपने आप को ये घड़ी बेचूंगा और अपने आप को इस घड़ी के पैसे भी दूंगा और मैं शीशे के सामने बोल रहा हूँ, तो लोग मुझे पागल समझेंगे? डेफिनेटली। ऑफर कैन नॉट मेक ऑफर टू हिमसेल्फ, ऑफरर कैन नॉट मेक ऑफर टू हिमसेल्फ, कोई अपने आप को ऑफर नहीं कर सकता। तो पहला एसेंशियल क्या है कि कम से कम कितने लोग होने चाहिए जब एक वैलिड ऑफर होगी? 2। फिर ऑफर शुड बी सर्टन और डेफिनेट। इस पे लिख लें ज़रा, मैं कुछ बोलूँगा आपने लिखना है। देखिए, क्वांटिटी, क्वालिटी, क्वांटिटी, क्वालिटी, क्वांटिटी, क्वालिटी, प्राइस, मोड, ये सब कुछ लिखे 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 लिखे, ये सब कुछ पुख्ता होना चाहिए। पुख्ता लिख लेंगे, पुख्ता। डिफाइन। हाँ, डेफिनेट। पुख्ता होना चाहिए, यानी कि पक्का होना चाहिए। पुख्ता, पे खे ते है, पुख्ता। मतलब आपकी उर्दू भी चेक करो ना थोड़ी सी। पुख्ता नहीं, पुख्ता। पुख्ता होना चाहिए और किसी भी तरह का, लिखे लिखे, और किसी भी तरह का इबहाम नहीं होना चाहिए। अब इबहाम लिखे, इबहाम लिखो तो सही पहले। हे वाला कौन सा? हाथी वाला है। और किसी भी तरह का इबहाम नहीं होना चाहिए, कन्फ्यूजन। इबहाम कहते हैं कन्फ्यूजन को। तो क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस और मोड पक्की होनी चाहिए, पुख्ता होनी चाहिए, और किसी भी तरह का कोई इबहाम नहीं होना चाहिए। यानी कि एक बंदा दूसरे को ऑफर करता है कि मैं तुम्हें लाल रंग का फल बेच दूंगा, तुम मुझे वो नोट भेज देना जिस पे कायदे आज़म बना होता है। कौन से नोट? 10 वाले, 20 वाले, 50 वाला, 100 वाला, 1000 वाला, 500 वाला या 5000 रुपये वाला? उसने बताया नहीं, लाल रंग का फल भेज दूंगा। अबे कौन सा लाल रंग? सेब
और कौन सा होता है लाल रंग का फल? स्ट्रॉबेरी और चेरी, अनार। तो ये चीज़ सर्टन और डेफिनेट नहीं है। अच्छा, अगर एक बंदा कहे कि मैं तुम्हें सेब भेजूंगा तो मुझे पैसे भेज देना, कौन से सेब, किस क्वालिटी के सेब, कितनी क्वांटिटी और कैसे भेजने हैं, वो सर्टन और डेफिनेट नहीं है। मैं तुम्हें सेब भेजूंगा 2 दर्जन कश्मीरी सेब, 2 दर्जन, और तुम मुझे पैसे भेज देना। अबे कितने पैसे भेज देना, ये उसने क्लियर नहीं किया। तो ऑफर शुड बी सर्टन और डेफिनेट, और ऑफर शुड बी मेड टू अदर पर्सन। कम से कम कितने लोग होने चाहिए? व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, तो कम से कम 2 लोग होने चाहिए। याद रखोगे? फिर तीसरी कंडीशन, ऑफरर जो ऑफर कर रहा है वो अगर चाहे तो अपनी ऑफर में कुछ कंडीशंस को ऐड कर सकता है, कुछ शराइत ऐड कर सकता है। जैसे मैंने तुम्हें गाड़ी बेचनी है, बशर्ते कि तुम मुझे सारी पेमेंट एडवांस में कर दो। तो ऑफरर के पास ये राइट है कि अगर उसने अपनी ऑफर में कोई स्पेशल टर्म ऐड करनी है, कोई कंडीशन ऐड करनी है, तो वो ऐड कर सकता है। आगे लिख लें जरा ब्रैकेट में, ये राइट ऑफरी के पास नहीं है, ये राइट ऑफरी के पास नहीं है। हाँ, तो वो काउंटर ऑफरी कहलाएगी। अगर ऑफरी करेगा तो वो उसकी तरफ से आएगी काउंटर ऑफर। लड़का जो है ना वो क्यूएटी के बाद चाह रहा है कि मैं खड़का दूँ, पीआरसी में क्या खड़का दूँ। अच्छा, तो ऑफरर कैन नॉट मेक ऑफर टू हिमसेल्फ। रहमान भाई अपने आप को ऑफर नहीं कर सकते। रहमान भाई ने अगर कॉन्ट्रैक्ट करना है, ऑफर करनी है, इट शुड बी सर्टेन एंड डेफिनेट। और अगर ये अपनी ऑफर में कोई स्पेशल टर्म ऐड करना चाहें तो ये ऐड कर सकते हैं। लॉ ने सिर्फ किसको राइट दिया ऐड करने का? ऑफरर को। ऑफरी के पास कोई ऐसा राइट अवेलेबल नहीं। फिर एक बात सुने, एक बंदा दूसरे को ऑफर करता है, क्या वो ऑफर दूसरे तक पहुंचनी चाहिए? पहुंचनी चाहिए। जब तक वो ऑफर नहीं पहुंचेगी, क्या अगला बंदा मुझे एक्सेप्टेंस देगा या वो रिजेक्ट करेगा? नहीं। कब करेगा? जब ये चीज़ उसकी नॉलेज में आ जाएगी। जब ये चीज़ उसकी नॉलेज में आ जाएगी। तो अगर कोई स्पेशल टर्म भी है तो ऑफरर को ये चीज़ स्पेसिफिकली कम्युनिकेट करनी है। किसको? ऑफरी को। क्योंकि जब तक ये भाई कम्युनिकेट नहीं करेगा, हाउ कैन ही एक्सपेक्ट कि दूसरी पार्टी बैठे बिठाए उसको कबूल कर ले। तो जब तक वो कम्युनिकेट नहीं करेगा, दूसरी पार्टी तक ये चीज़ पहुंचेगी नहीं। और जब वो चीज़ पहुंची नहीं है तो क्या वो कबूल कर सकता है? क्या वो रिजेक्ट कर सकता है? नहीं। तो ऑफर शुड बी कम्युनिकेटेड। जैसे मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ, मेरी बात आप तक पहुंच रही है, आपकी नॉलेज में आ रही है, इट मीन्स कि मैं आपके साथ क्या कर रहा हूँ? कम्युनिकेशन कर रहा हूँ। कम्युनिकेशन 2 तरह से होती है, बताएं कैसे? एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस कैसे होगी? ओरल और रिटन। और इम्प्लाइड कैसे होगी? थ्रू एक्शंस। कैसे भी करके आपने अपनी ऑफर दूसरी पार्टी तक कम्युनिकेट लाजमी करनी है, क्योंकि जब तक कम्युनिकेट नहीं करेंगे दूसरी पार्टी उसको कोई भी आंसर नहीं देगी। ओके, अब यही बात फिर से पढ़ लेते हैं। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरी। कम्युनिकेशन उस वक्त पूरी होगी जब ये बात दूसरे की नॉलेज में आ जाएगी, समझ में नहीं, नॉलेज में। अगर ऑफर आपने की है थ्रू पोस्ट, खत पे भेजी है, तो ये किस वक्त पूरी होगी? जब खत दूसरी पार्टी तक पहुंच जाएगा और दूसरी पार्टी को खत मिल जाएगा, व्हेन द लेटर रीचेस ऑफरी। और कम्युनिकेशन कैसे होगी? थ्रू स्पोकन, रिटन या थ्रू कंडक्ट। ये बातें यहाँ तक समझ आ गई हैं? ये सारी बातें क्लियर हैं? कोई प्रॉब्लम, कोई मसला, कोई परेशानी? इजी है। इस पॉइंट को होल्ड करते हुए जरा आगे जाते हैं।
एक ऑफर कैसे कैसे लैप्स हो सकती है। लैप्स का मतलब लिखें ख़त्म होना, लैप्स का मतलब लिखें ख़त्म होना। एक ऑफ़र कैसे लैप्स हो सकती है, एक ऑफ़र कैसे ख़त्म की जा सकती है। मल्टीपल तरीके हैं एक ऑफ़र को ख़त्म करने के। मैंने आपको ऑफ़र दिया, आपने कबूल कर लिया, क्या ऑफ़र अभी ज़िंदा है? ख़त्म हो गई है। मैंने ऑफ़र किया, आपने कबूल कर ली, प्रॉमिस बन गया। ऑफ़र प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस। तो अब वो ऑफ़र मौजूद है? नहीं। मैंने ऑफ़र किया, आपने रिजेक्ट कर दी, ख़त्म हो गई। तो दो तो बातें हमारे सामने हैं कि ऑफ़र को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, या कबूल करके या उसको एक्सप्रेसली रिजेक्ट करके। मैंने ऑफ़र की कि भाई ये लैपटॉप मैंने बेचना है, 50,000 रुपये का बेचना है। डेल का लैपटॉप है, मॉडल नंबर है लैटिट्यूड 3520 और ये बिकेगा 50,000 रुपये का, और ये ऑफ़र 10 दिन तक वैलिड है। तो ये ऑफ़र कब तक वैलिड है? 11वें दिन क्या होगा? ख़त्म हो जाएगी ऑफ़र। कॉलेज कहता है कि बिजनेस लॉ के फास्ट ट्रैक में एडमिशन ओपन है 7 दिन तक। 7 दिन तक अगर आप आएंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 2,000 रुपये का। अगर एक बच्चा 9वें दिन आए और आगे डिस्काउंट मांगे तो क्या डिस्काउंट मिलेगा? मिलना चाहिए? नहीं, क्योंकि कॉलेज की ऑफ़र कब तक वैलिड थी? 7 दिन तक। 9वें दिन या 8वें दिन अगर कोई आ रहा है डिस्काउंट मांगने के लिए तो उसको डिस्काउंट देने का कॉलेज पाबंद नहीं। इसी तरह अगर एक भाई ने ऑफ़र की, एक भाई ने क्या की? ऑफ़र की, और दूसरी पार्टी ने अभी तक कबूल नहीं किया, तो क्या वो अपनी उस ऑफ़र को ख़त्म कर सकता है? कर सकता है, क्योंकि दूसरी पार्टी ने अभी तक उसके ऊपर कोई एक्सेप्टेंस नहीं दी। क्योंकि जैसे ही एक्सेप्टेंस देगी तो वो क्या बन जाएगा? प्रॉमिस बन जाएगा। ये बात समझ आई? रेवोकेशन ऑफ ऑफर कब तक हो सकती है? बिफोर एक्सेप्टेंस। नॉन एक्सेप्टेंस या एक्सप्रेस रिजेक्शन से ये ऑफर क्या हो जाएगी? ख़त्म। अगर मेरी ऑफर में कुछ टाइम डिफाइंड था, ये जो अभी हम बात कर रहे थे स्पेशल कंडीशन वाली, ये भी तो ठीक था कि 10 दिन तक वैलिड है, और अगर ये रीज़नेबल टाइम या स्पेसिफिक टाइम ख़त्म हो जाए तो वो वाली ऑफ़र ऑटोमेटिकली क्या कर जाएगी? लैप्स कर जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। और अगर रीज़नेबल टाइम नहीं दिया हुआ, कॉलेज ने कोई टाइम नहीं बताया, एक्सप्रेसली स्पेसिफाई नहीं किया, तो फिर क्या करें? हमने प्री बैच में एक डिस्काउंट दिया, हमने कहा एडमिशन ओपन है बी लॉ के प्री बैच में, फर्स्ट 7 डेज़ का ट्रायल मिलेगा, और अगर कोई एनरोलमेंट कराना चाहता है तो उसको 2,000 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। ये नहीं बताया कि कब तक ये वैलिड है। अब अगर एक बच्चा आ जा रहा है और आगे कहता है कि जनाब मुझे प्री बैच में एनरोलमेंट दे दें क्योंकि वहाँ पे आपका डिस्काउंट चल रहा है, तो क्या ये डिस्काउंट अभी तक वैलिड है या ख़त्म हो चुका है? क्या कॉलेज ने कोई डेट दी है? नहीं। मगर क्यों ख़त्म हो गया जब कोई डेट ही नहीं दी कॉलेज ने? रीज़नेबल। आपके ख्याल से वो डिस्काउंट कब तक वैलिड रहता? 1 हफ्ता, 10 दिन, 20 दिन, मैक्सिमम पोस्ट से पहले पहले, मैक्सिमम भी। पर आज अगर वो दिसंबर में आके कह रहा है कि सर मुझे वो डिस्काउंट चाहिए जो कि आपने 3 महीने पहले दिया था, तो वो डिस्काउंट मांगने का अहल नहीं है। तो अगर कोई टाइम स्पेसिफाइड ना हो, फिर हम टाइम कौन सा लेके चलते हैं? रीज़नेबल टाइम लेके चलते हैं। वो टाइम फिर कौन सा आता है? रीज़नेबल। अगर कोई टाइम हमने स्पेसिफाई नहीं किया। यहाँ तक मुझे बताइए कोई मसला, कोई परेशानी, कोई सवाल? केस टू केस वेरी करेगा। ये वर्ड अपने अंदर अनरीजनेबल है। जैसे एक मजदूर का 500 रुपया गुम गया, वो 500 रुपया उस मजदूर के लिए अहम होगा या नहीं होगा? अहम होगा। वर्सेस एक सेठ का 500 रुपया गुम गया,
वो 500 उसके लिए इतना कोई ख़ास अहम नहीं है, मगर नोट तो वही है 500 का, 500 तो वही है, वैल्यू तो वही है, मगर एक बंदे के लिए अहम है, दूसरे के लिए अहम नहीं है। इसी तरह कुछ टाइम रीज़नेबल किसी के लिए होगा, किसी के लिए नहीं होगा। एक और मिसाल ले लें, आपको मैंने कहा हुआ है कि आपका कोई भी सवाल हो मैं आपको विदिन 1 वीक आंसर कर दूंगा, तो जब तक क्लासेस चल रही हैं ये 1 वीक क्या है मेरे लिए और आपके लिए रीज़नेबल। अगर आप एग्ज़ाम की रात मुझे मैसेज करें और मैं आपसे कहूँगा 1 हफ्ते में रिप्लाई मैं दे दूँगा, तो ये 1 हफ्ता उस वक्त क्या होगा, अनरीज़नेबल है, तो वो 1 हफ्ता। तो ये केस टू केस वेरी करेगा। और नॉर्मली इस टाइम को आइडेंटिफाई करने के लिए हम उस बिज़नेस में जाकर देखते हैं कि उस बिज़नेस में नॉर्म्स क्या हैं, उस बिज़नेस का कल्चर क्या है, वो कितने टाइम को रीज़नेबल मानते हैं, कितने टाइम को नहीं मानते। तो ये वेरी करेगा, आपने इसके ऊपर परेशान ज़्यादा नहीं होना। फिर अगर ऑफ़र के अंदर कोई कंडीशन थी और दूसरी पार्टी ने उस कंडीशन को नहीं माना, उसको पूरा नहीं किया, तो ये ऑफ़र ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जो उसने स्पेशल टर्म्स ऐड की थी, अगर उस स्पेशल टर्म को नहीं माना गया तो ये ऑफ़र खलास हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। डन। अब 2 कॉन्सेप्ट है मेरे पास, काउंटर ऑफ़र और डेथ। एक एक करके चलते हैं। पहले बात करते हैं काउंटर ऑफ़र की। सर जी कभी रिक्शा कराया, कभी रिक्शे में गए बैठ के, कहाँ तक गए बैठ कर रिक्शे में, मैक्सिमम कहाँ तक का सफ़र किया रिक्शे में? नहीं, कहाँ गए थे? 5-6 किलोमीटर। जगह का नाम बता दो। हैं? ठोकर। आप लोग सारे ठोकर से वाकिफ़ हैं? चल, यहाँ पे रिक्शे खड़े हुए बाहर, आप कॉलेज से बाहर गए, आपने कहा जनाब मैंने ठोकर जाना है और मैं तुम्हें दूंगा 300 रुपया। चलो, आई कैब की लाइब्रेरी जाना है जो ठोकर पे है, आई कैब हाउस जाना है जो ठोकर पे है, और मैं तुम्हें दूंगा 300 रुपया, चलो मेरे साथ। उसने कहा माड़ा पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, कंटेनर लगा हुआ है, हम उधर नहीं जा सकता, तुम एक काम करो मुझे 500 रुपया दे दो, फिर मैं तुम्हें छोड़ाएगा। आपकी ऑफ़र कितने की थी? 300। उसने 300 की ऑफ़र मानी? नहीं, उसने आपकी बात काट के अपनी ऑफ़र दे दी। कितने की? 500 की। अब यहीं पे रुकें। आप जब चल के गए उसके पास, आप ऑफरर हैं या ऑफरी हैं? ऑफरर। दूसरा बंदा कौन था? ऑफरी। जब ये 300 की ऑफ़र हुई, जब उसने आपके 300 की ऑफ़र को झुटलाया और 500 की बात की, तो अब पार्टीज क्या हो गई हैं? चेंज, स्वैप हो गई हैं। अब ऑफरर कौन है? रिक्शे वाला, और मैं कौन हूँ? बेचारा मजलूम, ऑफरी। अच्छा, अब मेरे पास 500 है, अब हाँ या ना किसने करनी है? मैंने। अब मैं भी शेख हूँ, मैंने कहा 500 तो पुत्र मैं भी तुझे नहीं दूंगा, मैं तुझे दूंगा 400 रुपया, चलना तो बता। मैंने उसकी 500 की ऑफ़र को काट के एक अपनी काउंटर ऑफ़र कर दी। कितने की? 400 की। अब बताएं ऑफरर कौन है और ऑफरी कौन बन गया? रिक्शे वाला। दिस इज काउंटर ऑफर। ऑफर के बदले ऑफर या बारगेन हो रही है। इसके क्या होता है, जो इनिशियल ऑफर थी, जो ओरिजिनल ऑफर थी, वो ख़त्म हो गई। जो शुरू में 200 की ऑफ़र मैंने कराई थी या 300 की ऑफ़र मैंने कराई थी, वो ख़त्म। उसकी 500 की आई, वो ख़त्म, क्योंकि मैंने उसके 500 के बदले क्या कहा था? 400। तो अब अगर वो 400 मान जाता है और कहता चलो बैठो, तो इसका मतलब है कि उसने मेरी ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया। डन? यहाँ तक ओके? अब आते हैं इस डेथ वाले पॉइंट पे। इसको लिख लें, मैं बोलता हूँ आपने इसकी पहले उर्दू लिखनी है ताकि आपको रिवाइज करते हुए आसानी हो। लिखें, नॉर्मल रूल ये है, नॉर्मल रूल ये है कि जब ऑफरर की डेथ हो जाए, शरास, नॉर्मल रूल ये है कि जब ऑफरर की डेथ हो जाए, जब ऑफरर की डेथ हो जाए या वो इनसेन हो जाए, यानी कि पागल हो जाए, नॉर्मल रूल ये है कि जब ऑफरर की डेथ हो जाए या वो इनसेन हो जाए, पागल हो जाए,
तो उसकी तरफ से की गई ऑफर भी खत्म हो जानी चाहिए। तो उसकी तरफ से की गई ऑफर भी खत्म हो जानी चाहिए। अगर तो लिख लिया, अगर वो ऑफर पर्सनल नेचर की है तो, अगर वो ऑफर पर्सनल नेचर की है तो, अगर वो ऑफर पर्सनल नेचर की है तो, क्या लिखवाया मैंने जरा बोले? नॉर्मल रूल ये है, जब ऑफरर की डेथ हो जाए या वो इंसेन हो जाए तो उसकी तरफ से की गई ऑफर, प्रोवाइडेड के वो ऑफर पर्सनल नेचर की हो। अब इसको जरा समझ लेते हैं। पहले फ़र्ज़ करें मैं एक बड़ा मशहूर सिंगर हूँ, फ़र्ज़ कर लें, वैसे हूँ नहीं, मुझे कहा गया है कि मैंने एक शादी पे परफॉर्म करना है और परफॉर्मेंस से 2 दिन पहले डेथ हो गई। क्या मेरी आवाज़ कोई और निकाल सकता है? क्या मेरी आवाज़ मेरे घर वाले निकाल सकते हैं? नहीं। इसका मतलब है कि वो ऑफ़र अब ख़त्म हो गई है। बेशक दूसरी पार्टी ने कबूल भी कर ली थी, मगर अब इसको हम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल स्किल्स पे है। अगर यही चीज़ होती, मगर मैंने कुर्सियाँ देनी होती, चेयर सप्लाई करनी होती, लैपटॉप देना होता, एसी बेचना होता, एलईडी बेचनी होती, तो क्या इससे मेरी डेथ को फ़र्क पड़ा? या मेरी डेथ होने से इस कॉन्ट्रैक्ट को कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं, क्योंकि मेरे मरने के बाद मेरे लीगल वारिस ये चीज़ एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बट वो कॉन्ट्रैक्ट जो कि पर्सनल स्किल्स का है हम उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। यहाँ तक ओके? अच्छा, अब अगली बात सुने, बगैर लिखें। अगर कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का ना हो, इसी के आगे लिखना है, अगर कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का ना हो तो हम ये देखेंगे कि ऑफरी, तो हम ये देखेंगे कि ऑफरी, देख लिया कि ऑफरी को इस चीज़ की नॉलेज थी या नहीं थी। किस चीज़ की भला? डेथ या इंसैनिटी की। हो गया? ना नहीं यहाँ तक। अब आगे लिखें, अगर ऑफरी को इल्म था कि ऑफरर की डेथ हो गई है, अगर ऑफरी को इल्म था कि ऑफरर की डेथ हो गई है या वो इंसेन हो गया है, दोनों में से कोई भी एक चीज़, अगर ऑफरी को इल्म था कि ऑफरर की डेथ हो गई है या वो इंसेन हो गया है, और ये जानते हुए भी वो कबूल कर ले, और ये जानते हुए भी वो कबूल कर ले, तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर उसको इल्म था और जानते हुए भी वो कबूल कर ले तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये ऑफ़र उसकी डेथ या उसके पागल होने के बाद ख़त्म हो गई है। आपने कहाँ तक लिखा? कोई फ़ायदा नहीं। कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये ऑफ़र ऑफरर की डेथ या उसके इंसेन होने पे ही ख़त्म हो गई थी।
अब लिख लिया हुआ क्या। एक बंदे ने ऑफर कराई कि मैं लैपटॉप बेचूंगा, जिसको कराई ऑफरी को, उसको पता है कि ऑफरर की डेथ हो गई है, उसको पक्का पता है। ये जानते हुए उसने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी, तो बाय लॉ उसकी डेथ पे ये ऑफर क्या हो गई है, ख़त्म हो गई है। और अगर उसको पता है कि उसकी डेथ हो गई है तो भी अगर वो कबूल कर ले तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि ये ऑफ़र क्या हो गई है, लैप्स हो गई है। अब आगे लिखें, अगर ऑफरी को इस चीज़ का इल्म नहीं था, अगर ऑफरी को इस चीज़ का इल्म नहीं था, अगर ऑफरी को इस चीज़ का इल्म नहीं था और ला इल्मी में उसने एक्सेप्टेंस दी है, ला इल्मी में उसने एक्सेप्टेंस दी है, तो ये मानी जाएगी, यानी कि ये एक्सेप्टेंस मानी जाएगी, ये एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। तो सिंपल रूल क्या हुआ कि अगर एक बंदे की डेथ हो गई और अगर वो पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ऑफरी को पता है कि उसकी डेथ हो गई है, पता होने के बावजूद अगर वो कबूल कर ले तो ये ऑफर उसकी डेथ पे क्या कर गई है, लैप्स। ऑफरी को इल्म नहीं है कि उसकी डेथ हो गई है, ला इल्मी में अगर वो एक्सेप्टेंस दे दे तो लॉ कहता है कि अब चूंकि उसने ला इल्मी में दी है, उसको आइडिया नहीं था, तो हम ये एक्सेप्टेंस मान लेंगे, प्रोवाइडेड कि कोई पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट ना हो, क्योंकि पर्सनल तो कोई और परफॉर्म भी नहीं कर सकता। याद है किसी चिल माहौल, पक्की बात है सर। जिस तरह ये अगर मर जाता है तो बाद में इसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे एज इट इज परफॉर्म करेंगे, एज इट इज। जो उसने वादा किया था वो वादा पूरा किया जाएगा, मगर वो लीगल वर्सा कहाँ तक लायबल होंगे, मरे हुए बंदे की प्रॉपर्टी तक, अपनी कोई लायबिलिटी ज़ाती उन पे नहीं होगी। सर अगर इसका भी हो सकता है कि वो आपस में ये कर ले कि हम इतना नहीं कर सकते, इतना करेंगे, तो ये भी काउंटर ऑफर ही बन जाएगी। नहीं, क्योंकि एक्सेप्टेंस हो गई है, हम उसके आगे जा चुके हैं। डन यहाँ तक? अच्छा जी। तो ऑफर कब कब लैप्स हो सकती है? एक्सेप्टेंस से पहले, टाइम गुजर गया, डेथ हो गई या इंसैनिटी हो गई, वो कंडीशन पूरी नहीं हुई, काउंटर ऑफर से या एक्सप्रेस रिजेक्शन से। यहाँ तक ओके? अब अक्सर बच्चों को एक प्रॉब्लम आती है, वो कहते हैं कि सर रेवोकेशन का वर्ड और लैप्स का वर्ड तो एक ही है, इन दोनों का मतलब भी एक है, तो इनमें क्या फ़र्क है? लिख लें। रेवोकेशन उस वक़्त कहते हैं जब ऑफरर खुद ख़त्म करे। रेवोकेशन उस वक़्त कहते हैं जब ऑफरर खुद ख़त्म कर रहा है। रेवोकेशन उस वक़्त कहते हैं जब ऑफरर खुद ख़त्म कर रहा है, बज़ाते खुद। बज़ाते खुद ख़त्म कर रहा है। और लैप्स हालात की वजह से होती है। लैप्स किसकी वजह से होगी? हालात की वजह से होगी। और अब मुझे बताएं, इन दोनों में से बड़ा वर्ड कौन सा है, रेवोकेशन या लैप्स? बड़ा वर्ड कौन सा जिसमें दूसरा समाज है? लैप्स, क्योंकि लैप्स के अंदर क्या है? रेवोकेशन। डन गाइस, याद है? ओके, अच्छा जी। अब आते हैं इस टॉपिक पे, इनविटेशन ऑफ एन ऑफर। बुक्स बंद कर दें और अब आपने मेरी बात सुनी। आपने नहीं, कॉलेज ने एक इश्तिहार डाला फेसबुक पे
इस पे लिखा हुआ है बिजनेस लॉ, फास्ट ट्रैक, स्टार्टिंग डेट 25 तारीख, इतने बजे से लेके इतने बजे तक क्लास होगी, रूम ये है, पैसे इतने हैं, कोई डिस्काउंट अवेलेबल नहीं है, क्लासेस शुरू हो गई हैं, फ्रंट ऑफिस से रब्ता कर लें अगर आप पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो। ये ऑफ़र है, क्योंकि कॉलेज ने क्या किया, दूसरों को ऑफ़र की है और उसको क्या बनाया था, सर्टन और डेफिनेट, कि टीचर कौन सा है, क्लास कौन सी है, किस रूम में होगी, कब से लेके कब तक होगी, सिलेबस का बैंड होगा, सारी डिटेल आपको कॉलेज ने उठा के दे दी। चूँकि ये सर्टन भी है, डेफिनेट भी है, तो ये मेरी क्या बन गई है, ऑफर। बट अगर कॉलेज ये लिखे SBI, फास्ट ट्रैक, बिजनेस लॉ, एडमिशंस ओपन, ना बताया टीचर का, ना बताया टाइमिंग का, ना बताया पैसों का, ना बताया स्केड्यूल का, ना बताया सिलेबस का, ना बताया कमरे का, ना बताया मूड का, तो ये ऑफर नहीं है, क्योंकि ये सर्टन और डेफिनेट नहीं है। लॉ ये कहता है कि अगर आप कोई एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं जिसमें आपने सारी बात नहीं की, इबहाम है, या तो मैंने लिखवाया था इबहाम है, कन्फ्यूजन आपने छोड़ दिया कि बच्चा खुद पलट के रब्ता करेगा। जब कॉलेज ने ये लिखा ना एडमिशंस ओपन, तो कॉलेज ने आपको ऑफर नहीं दी, कॉलेज ने आपको इनवाइट किया है कि आओ और आके मुझे ऑफर दो। कॉलेज ने आपको क्या किया, इनवाइट किया है कि आओ और आके मुझे क्या दो, ऑफर दो। यानी कि मुझसे पूछो कि क्लास कब होनी है, किस टाइम होनी है, किस टीचर की होनी है, कब से कब तक होनी है, सिलेबस का बैंड होना, क्योंकि ये सारी बातें कॉलेज ने सर्टन और डेफिनेट नहीं की। मगर कॉलेज ने जो लाइन लिखी हुई थी एडमिशंस ओपन, नीचे नंबर, इट वाज इनविटेशन टू एन ऑफर, कि आओ और आके मुझसे रब्ता करो, मुझसे पूछो, मुझसे क्वेश्चंस पूछो, फिर मैं तुम्हें उसका आंसर दूंगा। अगर तुम्हें समझ आती है तो फिर मुझे ऑफर दो कि तुमने पढ़ना है, फिर मैं उसको क्या करूंगा, ऑफर आई तो क्या करूंगा, एक्सेप्टेंस दूंगा। इंटेंशन ऑफ अ पर्सन, इंटेंशन ऑफ कॉलेज to invite others, to invite students with a view to enter into an agreement। कॉलेज की नीयत ये है कि वो बच्चों को, स्टूडेंट्स को इनवाइट करे कि आओ और आके हमसे क्लासें पढ़ो। पर्पस ये है कि हम सिर्फ क्या फैला रहे हैं, इंफॉर्मेशन। इसका मेन पर्पस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाना नहीं होता, इसका मेन पर्पस होता है जस्ट टू सर्कुलेट इंफॉर्मेशन और ये बताना कि हाँ हम तैयार हैं, क्या तुम तैयार हो, वी आर रेडी, हमने बैच अनाउंस कर दिया है, हमारी क्लास हो जाएगी, तुमने अगर आना है तो बता दो, हम तैयार खड़े हैं, तुमने अगर बैठना है तो हमें अपनी ऑफर भेज दो, वी आर रेडी टू लॉन्च। सच इंटेंशंस आर नॉट कंसिडर्ड ऑफर्स। तो बड़ा माइन्यूट सा फ़र्क है बिटवीन ऑफ़र और इनविटेशन। बहुत ही अगर आसान तरीके से समझना हो, हर वो चीज़ जो कि सर्टन डेफिनेट नहीं है, वो ऑफ़र तो नहीं है, तो फिर वो क्या बन जाती है, इनविटेशन बन जाती है। वो क्या बन जाती है, और इनविटेशन में हम क्या कर रहे हैं, हमारा मेन काम क्या है, सर्कुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसमें हम ये बता रहे हैं कि जनाब हम तैयार हैं, क्या तुम तैयार हो। डन यहाँ तक। अब अगली बात लिख लें, ये बातें आपको याद आएंगी जब आप लोग रिवाइज कर रहे होंगे, तभी लिखवा दूँ। लिखें, अगर कॉलेज ने प्राइस मेंशन नहीं की, अगर कॉलेज ने प्राइस मेंशन नहीं की, अगर कॉलेज ने प्राइस मेंशन नहीं की, तो ये इनविटेशन टू ऑफर होगा। क्योंकि प्राइस पूछने के लिए बच्चा पूछेगा ना कि भाई कितने का है,
तो जस्ट कॉलेज चाहता है कि आप उसके साथ राब्ते में आए। तो अगर प्राइस मेंशन नहीं की, इट वुड बी इनविटेशन। और अगर प्राइस मेंशन कर दी है, फिर क्या बन जाएगा? क्योंकि वो बन जाएगी सर्टन और डेफिनेट, मगर इतना आसान नहीं है। अब अगली बात सुने, दिल पे पत्थर रख के। प्राइस मेंशन कर दी कॉलेज ने, साथ लिख दिया डिस्काउंट्स अवेलेबल। कितने डिस्काउंट ये नहीं बताया, किसको मिलेगा ये नहीं बताया। अब ये ऑफर है? नहीं, ये पलट के क्या बन गई है? इनविटेशन। ये बात समझ आई? अब एक और बात सुन लें। प्राइस मेंशन कर दी, साथ लिखा हुआ है 30% फ्लैट डिस्काउंट, सबको मिलेगा। अब ये पक्का आ गया कि सबको मिलेगा, सबको मिलेगा, अब ये पक्की है। इट वुड बी अगेन ऑफर। 17,000 रुपया फी, ब्रैकेट में लिखा हुआ है डिस्काउंट्स अवेलेबल वेरी फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। ऑफर है, इनविटेशन है? इनविटेशन है, क्योंकि उसने प्राइस पक्की पुख्ता नहीं की। तो अगर लिखा हो डिस्काउंट्स हैं, बारगेनेबल पोजीशन है, वेरिएबल डिस्काउंट्स मिलेंगे, तो वो कभी भी पूरी पक्की ऑफर नहीं है। और अगर ये बात लिखी हो कि इतना डिस्काउंट हर बच्चे को मिलेगा, या उसने बाकायदा क्लियर किया हो, कोई इबाहम ना हो डिस्काउंट्स के ऊपर, तो ये क्या बन जाएगी? फिर ऑफर बन जाएगी। तो दोनों में फ़र्क याद रहेगा। इसका मेन काम क्या है? टू सर्कुलेट इंफॉर्मेशन। एक बंद, चलो मैंने ये लैपटॉप बेचना है, मैंने अखबार में इश्तहार लगाया कि ये डेल का लैपटॉप मैं बेचना चाहता हूँ, इंटरेस्टेड बायर्स मेरे से रब्ता करें। ये ऑफ़र है या इनविटेशन है? इनविटेशन है। एक बंदे की ऑफ़र आई कि सर आपको इसकी क्या मालियत लगी है, ऑफ़र है या इनविटेशन है? इनविटेशन है। उसके सवाल का जवाब मैंने उसको दिया कि मुझे ये लैपटॉप 25,000 रुपया इसकी मालियत लगी है, ऑफ़र है या इनविटेशन है? वो कहता है कि सर मैं आपको 18 दूंगा, ऑफ़र है। उससे पीछे की कहानी क्या थी? इनविटेशन। उसमें हम इंफॉर्मेशन दे रहे थे कि क्या प्राइस कोट हुई है। बट जब उसने एक फाइनल प्राइस मुझे दी है 18 की, तो अब ये मेरे पास ऑफ़र आई है, वो ऑफर बन गया और मैं ऑफर ही बन गया। डन? यहाँ तक ओके? ले जरा, हमारा ऑफर तो ख़त्म होता है, हमारा ऑफर तो क्या हुआ? एंड हुआ। अब टाइम तो हमारे पास है अच्छा खासा, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? छोड़ दिया जाए। बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। आज छोड़ रहा हूँ, मगर इस क्लास का असल पर्पज़ ये है कि हमने तकरीबन 40 to 45 मिनट्स पढ़ना है और रिमेनिंग टाइम में हमने लिखना है, प्रैक्टिस, जो मेन इसका फोकस है, ताकि घर जाके आपको टेंशन ना हो कि मैंने बिलो भी रिवाइज़ करना। डन? तो आज छोड़ रहा हूँ, मगर कल से छोड़ूंगा नहीं। अल्लाह हाफ़िज़। ऑफ़र को रिवाइज़ करके आना।